चुनाव आयोग तो मिल ही नहीं रहा, डरा हुआ है, क्योंकि जो चोर की दाढ़ी में तिनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से केंद्र सरकार के दबाव में है और वो निष्पक्ष फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की स्थिति में नहीं है। ईवीएम से चोरी संभव है, ये साबित हो चुका है। उस पे चोट करते जिससे चुनाव जीतते ईवीएम से, उसके खिलाफ ये अब कानून का इस्तेमाल करेंगे, झूठे केस भी बनाएंगे, जेल में भी डालेंगे। ईवीएम से जीत हासिल किया, जनता का इशारा साफ था, जनता उनको बिल्कुल हराना चाहती थी। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर्स वापस लाओ के लिए, और हम लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। हम 56 इंच वालों को देखने के लिए निकले हैं। मेरे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक राजन पाल गौतम जी हैं। सर, आप लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बताने का काम कर रहे हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है और आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग से क्या कोई बातचीत अभी हो पाई है? क्योंकि मैंने देखा कि जब आप लोग आंदोलन करते हैं तो आप लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। चुनाव आयोग तो मिल ही नहीं रहा, डरा हुआ है, क्योंकि जो चोर की दाढ़ी में तिनका, डरता वो है जो शामिल होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से केंद्र सरकार के दबाव में है और वो निष्पक्ष फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की स्थिति में नहीं है। ईवीएम से चोरी संभव है, ये साबित हो चुका है, और खुद कन्नन गोपी कृष्णन जी ने बताया कि किस तरह इस ईवीएम पे चोरी होती है। और दूसरी बात, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, जिसमें आईआईटी के कुछ एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, और वो आईआईटी जहाँ SC ST OBC के जो बच्चे होते हैं, छात्र, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, उनको वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं, उनको फेल किया जाता है जानबूझ के, और वो बच्चे कई बार सुसाइड कर लेते हैं। तो वो जातिवादी मानसिकता वाले लोग, जिन IITs के प्रोफेसर्स हैं, वो प्रोफेसर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में फिर दूसरी बात, इस मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर, उसमें टाइमर क्यों है, उसमें क्लॉक क्यों है? उसमें टाइमर डेट अगर फिक्स कर दिया कि कब वोट का स्वैप करना है, कब किसको जिताना है, तो फिर भरोसा किस पे करें? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें टाइम नहीं दे रही है मिलने के लिए, वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है। और केंद्र सरकार ने जानबूझ के इसीलिए 15 फरवरी तक धारा 144 लगाई है, चूँकि 31 तारीख को ऑलरेडी आह्वान किया हुआ बामसेफ ने, हम लोग घेराव करने जा रहे हैं, हमने आह्वान किया कि सब लोग आइए उसमें। तो आखिर जब 29 तारीख को बिट्रीट हो जाता है, 26 रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम का कंक्लूजन हो जाता है, उसके बाद कोई पर्पज़ नहीं है 144 लगाए रखने का, और लगाई ही थी, पर 22 तारीख को तो 144 कहीं दिख नहीं रही, फेल हो गई आपकी। इसका मतलब बीजेपी से जुड़े लोग जो मर्जी करें तो कोई 144 नहीं है। बाकी लोग अगर उस पे चोट करते जिससे चुनाव जीतते ईवीएम से, उसके खिलाफ ये अब कानून का इस्तेमाल करेंगे, झूठे केस भी बनाएंगे, जेल में भी डालेंगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये खेल ईवीएम से होता है या वीवीपैट से? क्योंकि आप लोग कह रहे थे ईवीएम मेन है, जो कंट्रोल यूनिट है जिसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उस मशीन का सारा खेल, वो सब उसका हिस्सा है। वीवीपैट हुआ या बैलेट यूनिट हुआ, ये सब तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मेन चीज़ जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, और ईवीएम में सॉफ्टवेयर डलता है, वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी या बनाने वाले लोग जो उसमें शामिल हैं, उन पर रिलाय कैसे करें? असली बात है, जब ये पेगासस डलवा के और आईफोन तक का सारा डाटा चोरी कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनका सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर इस बात पे भरोसा कैसे करें कि ये ईवीएम में वोट को स्वैप नहीं कर सकते? लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि OTC लगाया गया है, वन टाइम चिप करें। कौन कह रहा वन टाइम चिप? गलत कह रहे हैं वो। और दूसरी बात, वन टाइम चिप में भी जो उसमें जो सॉफ्टवेयर में जो उन्होंने डाल दिया कि चुनाव से पहले ही रात को उस टाइमर फिट कर दिया कि कब किस वजह से कितने बजे तक क्या चोरी होनी है वोट की, तो वो तो हो जाएगी, उसमें कौन क्या रोकेगा फिर? इनको क्या पता है कौन सा एक्सपर्ट है? एक ब्यूरोक्रेट होना अलग बात है, जरूरी नहीं कि ब्यूरोक्रेट हो टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो। क्या कहीं विदेश के कोई अच्छे जाने माने एक्सपर्ट्स की कोई टीम ने इसका कोई एग्जामिनेशन किया है क्या ये मशीनें जो इस्तेमाल हुई सर्टिफाई है क्या कोई सर्टिफिकेट इसको दिया कि ये मशीन इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती? और दूसरी बात, जिन देशों ने, जो विकसित देश जिन्होंने ईवीएम को बनाया है, वो विकसित देश खुद ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं करते? वो बैलेट से चुनाव क्यों करवाते हैं? तो ये सारी बातें डाउट क्रिएट करती हैं, और डाउट को दूर करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको केंद्र सरकार का दबाव त्याग के फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए वो वोट बैलेट पेपर से कराए। सर, सवाल है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ही काम क्यों करेगा? क्योंकि चुनाव आयोग बार जब बीजेपी कर रही है, बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, बीजेपी के नेता देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और वो उनका चयन वो लोग कर रहे हैं,
तो जो चयन कर रहा है वो तो उसके अफसर, अक्सर जिसके पास अफसर का कंट्रोल होता है या बनाने का, जो चुन रहा है उनको, तो वो उसके लिए वो लोग काम कर सकते हैं। इसमें कोई पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन वे लोग सामने भी आ सकते हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो चुनाव आयोग में तमाम बैठे हुए लोग हैं, चाहे सीईसी हो और जो तमाम और अधिकारी हैं, वो क्यों आएंगे सामने? वो तो उनके बिहाफ पे ही काम कर रहे हैं, वो तो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं ना। वो क्यों सामने आएंगे? वो जनता की बात क्यों सुनेंगे? वो सुनेंगे जो उनके आका कहेंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि 1.5 महीने पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, एक राज्य जो कांग्रेस को मिल गया। ये ईवीएम से जीत हासिल की है। जनता का इशारा साफ था, जनता उनको बिल्कुल हराना चाहती थी। जो सीट आज भी वहाँ जाके जनता से पूछिए, जनता उनको हराना चाहती थी। ईवीएम से धोखे से उनकी वोट की चोरी करके जीती है। तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को भुना लिया है और चुनाव बहुत जल्दी होंगे, 24 में मोदी हैट्रिक लगाएंगे। व्यक्तिगत आस्था का मामला अलग है, इसका चुनाव से, वोट से कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों की गरीबी दूर नहीं हो रही, ना इससे महंगाई कम हो रही है, ना इससे ब्लैक मनी वापस आ रही है। तो ये धार्मिक मुद्दे को आप चुनाव से ना जोड़ें। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को चुनाव के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन राम मंदिर का कार्ड अभी इंडिया अलायंस के पास नहीं है। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि पूरा इंडिया अलायंस जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़े, वो धर्म पे ना जाए, क्योंकि धर्म को इस्तेमाल बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए कर रही है। अब जनता को फैसला करने दीजिए। उनको रोजगार चाहिए, उनको महंगाई से छुटकारा चाहिए, उनको उनका हक चाहिए, उनको ब्लैक मनी भारत में वापस चाहिए, उनको एक न्यायप्रिय ईमानदार सरकार चाहिए, या चीटिंग और फोर्जरी चाहिए। ये जनता को तय करने दीजिए। लेकिन दीपावली मनाई गई सर 22 जनवरी 2024 को, परसों ही। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जनता को तय करने दीजिए। धर्म का काम जनता को करने दीजिए, ये व्यक्तिगत है। और व्यक्तिगत में भी भारत विविधताओं का देश है, भारत में अलग अलग धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं और सबकी अपनी आस्थाएं हैं। तो हम उसको राजनीति से जोड़ने वाले लोगों को देश का गद्दार मानते हैं। टीवी वाले और बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, और वहीं देखा गया कि इंडिया अलायंस से बाहर हो गई हैं ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में रह करके वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। कैसे हराएंगे मोदी को? हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है मोदी जी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हमारा आंदोलन ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, लोकतंत्र बचाओ, इसके लिए है। और हम अपनी लड़ाई जनता के हक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जारी रखेंगे। आप लोग जो मिस्ड कॉल वाला अभियान चला रहे हैं, अब तक कितने लोगों ने मिस्ड कॉल दिया है? 4 दिन के अंदर 4,65,000 से ज़्यादा लोग अब तक मिस्ड कॉल कर चुके हैं और लगातार कॉल आ रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें करोड़ों लोग का रेस्पॉन्स इसमें चुनाव होने से पहले तक आ जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है सर, जनता जानना चाहती है कि 2 महीने बाद पूरे देश में आम चुनाव होने हैं, तो आप लोगों ने क्या खाका तैयार कर लिया है कि 24 का चुनाव बैलेट्स होगा, ईवीएम्स होगा? चुनाव आयोग जगह जगह जा रहा है और हमारी लड़ाई ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ के लिए, और हम लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। कोई अल्टीमेटम, कोई समय सीमा तय किया आप लोगों ने? 31 तारीख को जा रहे हैं, घेराव करने, बात करेंगे इलेक्शन कमीशन से। उम्मीद है बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञापन दे रहे हैं। उम्मीद है बातचीत होगी, क्योंकि 144 है दिल्ली में। 144 केंद्र सरकार ने लगवाई क्यों है? 29 तारीख को रिपब्लिक डे का तो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। फिर 15 फरवरी तक खींचने का मतलब ये है कि ये जब तक चुनाव का डिक्लेयर न करें तब तक ये धारा 144 लगाकर ईवीएम के खिलाफ होने वाले आंदोलन को रोकना चाहते हैं। लेकिन जब जनता सड़क पर आती है तो सारी धाराएं साइड हो जाती है। सरकार डरी हुई है। सरकार का डर सामने दिख रहा है। ये धारा 144 लगाना दिख रहा है कि सरकार डरी हुई है, वरना ये धारा 144 तो परसों भी थी, 22 को भी तो थी, लेकिन पूरे देश में हुड़दंग था। दिल्ली के अंदर भी गलियों गलियों में हुड़दंग था। बड़े बड़े वो लगा के इतना साउंड, इतना शोर मचा के जो चल रहा था, तो तब धारा 144 नहीं थी क्या? तो धारा 144 क्या हमारे लिए है केवल? लेकिन टीवी वाले कह रहे हैं कि 56 इंच छाती वाला शेर किसी से नहीं डरता। अब 56 इंच वाले को देखना है, हम 56 इंच वाले को देखने के लिए निकले हैं। लड़ाई जारी रखेंगे अंतिम सांस तक, क्योंकि ये लड़ाई भारत के लोकतंत्र को बचाने की है, भारत के संविधान को बचाने की है, और भारत के लोगों की अस्मिता को बचाने की है, भारत के लोगों के हक अधिकार को सुनिश्चित करने की है। चलिए, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजन पाल गौतम है और कह रहे हैं कि अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, फिरोज शाह रोड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।